नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल गांधी को राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को किया खारिज। कहा, ऑर्डर करने से पहले आरोपी पार्टी को सुना जाना जरूरी। यूपी चुनाव के पहले कांग्रेस का ब्लूप्रिंट तैयार। प्रियंका गांधी बनेगी चेहरा। चुनाव प्रभारी गुलाम नबी आजाद से की मुलाकात। कश्मीर में खूनी हिंसा पर मीटिंग के बाद बोले पीएम मोदी, पोस्टर बॉय वानी को आतंकी ही रहने दो। पत्थरबाजी करने वाले युवाओं से निपटेगी राज्य सरकार। फिलीपींस की याचिका पर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का फैसला। साउथ चाइना सी पर चीन के दावे को किया खारिज। कहा, नहीं मानेंगे हम फैसला। और सिखों पर बनने वाले जोक्स पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सिख संगठनों से कहा, रोक पर 6 हफ्तों में तैयार करें मैकेनिज्म। संता बंदा के चुटकुलों के खिलाफ दायर की गई थी याचिका। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के चुनाव प्रभारी गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की। राज्य विधानसभा चुनावों में प्रियंका की भूमिका को बढ़ाने के लिए आजाद ने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर गांधी को दिया। फिलहाल प्रियंका की भूमिका बढ़ाने के प्रस्ताव पर पार्टी विचार कर रही है। गुलाम नबी आजाद ने ये ब्लूप्रिंट उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों का दौरा करके और पार्टी के सदस्यों से सलाह मशविरा करके तैयार किया है। आजाद ने यूपी इलेक्शन इंचार्ज का पद संभालते ही ये कहा था कि राज्य के पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली के बाहर भी चुनाव प्रचार करे। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि सीआरपीसी के सेक्शन 91 के तहत कोई भी ऑर्डर करने से पहले आरोपी पार्टी को सुनना जाना जरूरी है, जो इस मामले में नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने कैजुअल तरीके से एप्लीकेशन लगाई और उसी कैजुअल तरीके से पटियाला हाउस कोर्ट ने आदेश दे दिए। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 मार्च को नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की उस मांग को स्वीकार कर लिया था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और एसोसिएटेड जर्नल प्रा ली की वित्तीय जानकारी से जुड़े कुछ कागजात समन करने की मांग की गई थी। कोयला घोटाले मामले में पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा की मुश्किलें बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एमएल शर्मा कमेटी की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि शुरुआती जांच में समिति ने सिन्हा को कोयला घोटाला मामले को प्रभावित करने का दोषी पाया है। सुप्रीम कोर्ट में रोहतगी ने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक रंजीत सिन्हा के घर की विजिटर डायरी में मौजूद एंट्री सही लग रही है। कमेटी का मानना है कि रजिस्टर में मौजूद एंट्री से ये जाहिर होता है कि रंजीत सिन्हा कुछ आरोपियों से मिले थे। कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने और आगे की कार्रवाई पर आदेश सुरक्षित रख लिया। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में केंद्र सरकार का भी पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अगर इन मुलाकातों को सही मान भी लिया जाए तो इसका घोटाले की जांच पर गलत असर पड़ा। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार आए कुछ ही साल बीते हैं और वहां फिर से सेना के शासन की मांग उठने लगी है। पाकिस्तान के कई शहरों में ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें सेना प्रमुख राहिल शरीफ को देश की कमान सौंपने की मांग की गई है। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के मुताबिक इस पार्टी ने इससे पहले भी एक कैंपेन चलाया था जिसमें राहिल शरीफ को अपने रिटायरमेंट पर एक बार फिर विचार करने को कहा था। राहिल शरीफ का कार्यकाल इस साल नवंबर में पूरा हो रहा है। मूव ऑन पाकिस्तान पार्टी के प्रमुख अली हाशमी ने कहा कि वे चाहते हैं कि आर्मी चीफ एक ऐसी सरकार बनाए जिसमें टेक्नोक्रेट्स हो। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। दक्षिण चीन सागर पर अधिकार को लेकर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने चीन को जोर का झटका दिया है। हेग ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि दक्षिण चीन सागर पर चीन का कोई ऐतिहासिक अधिकार नहीं है। चीन ने इस फैसले को खारिज करते हुए कहा, हम हेग ट्रिब्यूनल के फैसले को स्वीकार नहीं करते और ना ही मान्यता देते। ट्रिब्यूनल ने यह फैसला फिलीपींस की उस याचिका पर सुनाया जिसमें दक्षिण चीन सागर के ज्यादातर हिस्से पर चीन के दावे को चुनौती दी थी।
ट्रिब्यूनल का ये फैसला इस रणनीतिक जल मार्ग पर ये पहले से चल रहे विवाद में तनाव और बढ़ा सकता है। जम्मू कश्मीर में हिंसक प्रदर्शनों को लेकर पीएम मोदी ने मंगलवार को बैठक की। 7RCR में हुई ये बैठक लगातार 2 घंटे तक चली। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान घाटी में शांति बनाए रखने की अपील की और राज्य सरकार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने राज्य सरकार को हालात काबू करने के लिए पूरी छूट दी थी। पीएम मोदी ने बैठक में राज्य सरकार को हालात का सामना बेहतर तरीके से करने को कहा है। साथ ही केंद्र सरकार की पूरी मदद मिलने का भी आश्वासन दिया है। पीएम ने साफ कहा कि बुरहान वानी एक आतंकवादी था, उसे बड़ा नेता न बनाया जाए, उसे आतंकी के तौर पर ही देखा जाए। पीएम ने कहा कि पत्थरबाजी करने वाले युवाओं से राज्य सरकार निपटेगी, लेकिन सुरक्षा ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमलों से सख्ती से निपटा जाएगा। जम्मू कश्मीर में हिजबुल कमांडर और पोस्टर बॉय बुरहान वानी की मौत का रोना रोकर भारत की कार्रवाई को गलत बताने वाले पाकिस्तान को अमेरिका की ओर से झटका लगा है। अमेरिका ने कहा है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और सभी पक्षों को वानी के मारे जाने के बाद घाटी में भड़के तनाव का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने एक बयान जारी किया था। इसमें कहा गया कि वह कश्मीर में बुरहान वानी के मारे जाने से सदमे में हैं। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि वह कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएगा। ऐसे में अमेरिका के बयान से पाकिस्तान फिर अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली मंगलवार यानी आज रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के नामों पर चर्चा करेंगे। इस सूची में सुबीर गोकर्ण, राकेश मोहन और अरविंद सुब्रमण्यम का नाम लिया जा रहा है, लेकिन एक अन्य नाम जिसे लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं वह अरविंद पनगड़िया है। सूत्रों ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि नीति आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया अगले आरबीआई गवर्नर होंगे। यदि अरविंद सुब्रमण्यन को नया आरबीआई गवर्नर बनाया जाता है तो ये बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के लिए कड़ा संदेश होगा, जिन्होंने हाल ही में अरविंद पर कई सवाल उठाए थे। मौजूदा आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का कार्यकाल 4 सितंबर को खत्म हो रहा है और उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि वे बतौर गवर्नर दूसरा कार्यकाल नहीं लेना चाहते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों की माने तो निर्मल खत्री ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है, जो लिखित रूप में है। बताया जा रहा है कि पार्टी हाईकमान ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले खासकर ब्राह्मण समुदाय से राज्य के लिए नया प्रदेश प्रमुख की खोज कर रही है। कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद ने पहले ही संकेत दिया था कि प्रदेश कांग्रेस समिति में बदलाव किया जा सकता है। आपको बता दें कि चुनाव जादूगर प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को अपने परंपरागत वोट बैंक ब्राह्मण और मुस्लिम पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को टिकट बंटवारे को लेकर खड़ी खड़ी सुना दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को कहा कि चुनाव में किसे टिकट देना है, इसका फैसला लेने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास है। इससे पहले मीडिया में आए रिपोर्टों में कहा गया था कि प्रशांत किशोर की टीम इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी भी टिकट बंटवारे की प्रक्रिया में शामिल होगी, लेकिन अमरिंदर सिंह ने 2 टूक कहा कि टिकट के बंटवारे में आईपीएसी की कोई भूमिका नहीं रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आईपीएसी का काम सिर्फ सलाह देना है और वह सिर्फ रणनीति बनाने तक ही सीमित है। पाकिस्तान के पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल में 144 स्कूली छात्रों और कर्मचारियों की मौत का जिम्मेदार आतंकी उमर मंसूर उर्फ खलीफा मंसूर मारा गया है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने दावा किया कि मंसूर अमेरिका के ड्रोन हमले में ढेर हो गया। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक मंसूर शनिवार को अफगानिस्तान में नांगराहर प्रांत के बंडार इलाके में ड्रोन हमले में मारा गया। मंसूर के साथ एक और आतंकीकारी सैफुल्लाह भी इस हमले में मारा गया। एक और अधिकारी ने बताया कि उनके पास मंसूर और सैफुल्लाह के मारे जाने की विश्वसनीय रिपोर्ट है। अमेरिका ने 25 मई को उमर मंसूर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। मंसूर 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के स्कूल में हुए हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 122 छात्र और 22 टीचर्स कर्मचारी मारे गए थे। ये पाकिस्तान में हुए सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सिख संगठनों को कहा है कि वो ऐसे मैकेनिज्म तैयार करे जिससे सिखों पर बनने वाले जोक्स पर रोक लगाई जा सके। सिख संगठनों को इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने नेतृत्व में सभी संगठनों को अपने सुझाव अगले 6 हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने हैं। इसमें हरियाणा सिख मैनेजमेंट कमेटी और पटना गुरुद्वारा कमेटी भी शामिल होगी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक
कमेटी ने बीते साल सुप्रीम कोर्ट में सिखों पर आधारित चुटकुलों पर रोक लगाने की मांग संबंधी याचिका दायर की थी। कमेटी का कहना था कि संता बनता के चुटकुले इस अल्पसंख्यक समुदाय को बदनाम करने के लिए व्यवस्थागत ढंग से रची गई साजिश का हिस्सा है। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने एक प्रदर्शन रैली के दौरान घायल होने से मरने वाले घोड़े शक्तिमान की मूर्ति का उद्घाटन करने से इनकार कर दिया है। हरीश रावत को शक्तिमान की 2 मूर्तियों का उद्घाटन करना था। इनमें से एक पुलिस लाइन पर लगी थी और दूसरी उत्तराखंड विधानसभा में। उद्घाटन समारोह के लिए पंडितों को भी बुलाया गया था और सभी जरूरी तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी। अब ये दोनों मूर्तियां हटा ली गई है। सूत्रों की माने तो सीएम हरीश रावत के ज्योतिषों ने उन्हें घोड़े की मूर्ति का उद्घाटन न करने की सलाह दी थी। सीएम को कहा गया था कि वे इसे दूर रहे। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है। भारी बारिश के कारण इधर वाराणसी में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और गुजरात में भी नदियां उफान पर है। महाराष्ट्र में लगातार बारिश की वजह से कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9 लोग लापता है। 60,000 लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पिछले 3 दिनों में गंगा नदी का पानी करीब 30 फुट तक बढ़ गया है, जिससे बनारस के 84 घाटों का आपस में संपर्क टूट गया है। दशाश्वमेध घाट पर जहां गंगा आरती होती थी, उसमें 15 फुट ऊपर तक पानी आ गया है। इस कारण गंगा आरती छत पर हो रही है। गंगा नदी में सभी नावों के चलने पर रोक लगा दी गई है। प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार भी ऊपर हो रहा है। महाराष्ट्र स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने मुस्लिम उपदेश जाकिर नाइक को फिलहाल क्लीन चिट दे दी है। साथ ही कहा है कि जाकिर के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। राज्य सरकार के आदेश पर जाकिर के मामले की जांच कर रही SID से जुड़े सूत्रों ने कहा कि भारत लौटने पर जाकिर गिरफ्तार नहीं होंगे। प्रारंभिक जांच के तहत SID ने YouTube पर जाकिर से जुड़े सैकड़ों वीडियो और भारत से बाहर दिए गए भाषणों की छानबीन की है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार विभिन्न राज्यों की खुफिया टीमों से तथ्य को जुटाया गया, जिसमें हैदराबाद से जुड़े भी तथ्य है, जहां से IS मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ था और जिसके सदस्य कथित तौर पर जाकिर के भाषणों से प्रभावित थे। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।